तो उनके बाल इतने क्यों झड़ना शुरू हो जाते हैं अर्ली एजेस में। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अजीम जहांगीर ने हमें ज्वाइन किया है। डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, एस्थेटिक्स के एक्सपर्ट हैं। तो उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी। डॉक्टर साहब आज हमने बात करनी है बालों के हवाले से, ख़ासतौर पर मर्द हजरात के। तो सबसे पहले तो बताइए, इतनी जल्दी अर्ली एजेस में अगर देखा जाए तो मर्दों के बाल क्यों झड़ना शुरू हो जाते हैं? देखिए, मर्दों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो बाल गिरने की वजह है उसको हम कहते हैं एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका। एंड्रो मीन्स आपके हार्मोन्स और जेनेटिका मीन्स जेनेटिक्स, ठीक है। तो मर्दों में एक ख़ास हार्मोन जो मर्दों को मर्द बनाता है उसका नाम टेस्टोस्टेरोन है। वो जो है वो बालों की जड़ में एक और एंजाइम में बदल जाता है जिसका नाम डाईहाइड्रोटेस्टोन, और वो फिर बालों को गिराता है उन मर्दों में जिनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो। जिन्हें अगर किसी के ताया, मामू, चचा किसी में गंजापन है तो मर्दों का उसी तरह का गंजापन होना जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं उसके, और ये सबसे कॉमन है। आई वुड से प्रॉब्ली मोर देन 90% जब मर्दों में बाल गिरते हैं वो इसी वजह से गिरते हैं। यही वाले हार्मोन्स औरतों में भी बाल गिरा सकते हैं। अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ है, सिस्ट अगर ओवरी में है तो वो भी उस तरह भी गिरा सकते हैं। वजन का ज़्यादा होना जो वो औरतों में भी यही काम तकरीबन कर सकता है, जो कि जिस तरह मर्दों के बाल मुंह पे उगते हैं औरतों के भी उगना शुरू हो सकते हैं। और वो बताते हैं हमें कि इनमें भी मर्दों के हार्मोन्स की ज़्यादती है, समझ लें। अब मर्दों में जो सबसे ज़्यादा, चूँकि ये कॉमन है तो लोग ये समझते हैं कि इसके अलावा कोई और वजह ही नहीं है बाल गिरने की मर्दों में। जबकि मर्दों में और वजूहात भी हो सकती हैं, वो गरचे वो कम हैं लेकिन हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ इलाज इसी का नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि पहले देख लेना चाहिए कि मर्दों में किस वजह से बाल गिर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आज हमने दो चीज़ों के हवाले से बात करनी है ना, कि एक तो जो पैचेस लग जाते हैं फौरी तौर पर मर्दों के अंदर, और उसके ऊपर बात करनी, दूसरा हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर बात करनी है। अब अगर हेयर ट्रांसप्लांट की बात की जाए तो क्या ये सर के बालों की जो पेवंदकारी इसको कहा जाता है उर्दू में, ये हर गिरने वाले जो बाल होते हैं उनके लिए तरीका इलाज मौसर है या ये डिफरेंस दोनों में है? नहीं, देखें, जिन बालों में एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका हो, एंड्रोजेनेटिका का मतलब ये है कि आपके ऊपर वाले बाल, मैं भी उसका शिकार हूँ कि ऊपर से गिर गए और साइडों वाले बाल रह जाते हैं मर्दों के। कभी आपने नहीं देखा होगा कि साइडों वाले बाल गिरे हों। हाँ, क्योंकि वो वाले साइडों वाले सिर्फ आगे से और ऊपर से बाल गिरते हैं। ये जो है ये जेनेटिक हेयर लॉस है। और इसका इलाज जो सबसे मौसर है वो कुछ दवाइयों से भी है, और दवाइयाँ आप जो FDA ने अप्रूव की हुई दवाइयाँ हैं, और साथ ही साथ जो है वो आपके जो बाल, पीछे वाले बाल और साइडों वाले बाल जहाँ पे आपके हार्मोन का असर नहीं हुआ, वो वाले बाल आप अगर निकाल लेंगे, उनको कहीं पर भी लगा लेंगे सर पे तो वो उगने लग जाएंगे। और आगे वाले बाल जिन पे कि जेनेटिक हेयर लॉस है उसको अगर आप पीछे ट्रांसफ़र कर देंगे वहाँ से भी गिर जाएंगे। विच मीन्स कि हम सिर्फ इसको ट्रांसप्लांट का मतलब है एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगा देना। हाँ जी, ट्रांस करना, वहाँ से ट्रांसफ़र कर देना। तो जो ट्रांसफ़र हम बाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बाल वहीं पे उसी तरह अच्छे उगने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। बहुत सारी और ऐसी बीमारियाँ, ख़ास तौर पे औरतों में जेनेटिक हेयर लॉस जो है वो बहुत कम होता है, हो सकता है लेकिन बहुत कम होता है। और औरतों में जो जेनेटिक हेयर लॉस होता है उनकी हेयर लाइन पीछे नहीं जाती, यानी वो आगे रहती है। सारे थोड़े थोड़े घने जो होते हैं बाल कम हो जाते हैं, और उसकी वजूहात जो हैं वो और हैं। वहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मर्दों में जो है चूँकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कम होती हैं तो उनमें ज़्यादा तक यही वाला बाल गिरने का ज़्यादा वजूहात होती हैं। मतलब उनको जो है ना वो जेनेटिक्स खास तौर पर एक रोल अहम प्ले कर रही होती हैं। तो मुझे ये बताइए कि अब जैसे आपने कहा कि अगर आपके बाल पीछे वाले सही हैं तो तब आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। सिर्फ इसी वजह से यही एक रीज़न है या कुछ और ऐसी टाइप्स भी हैं जिसमें आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं? और मौजू किसके लिए है, मतलब कौन कौन से लोग और कौन कौन सी एज में वो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं? देखें, पहली बात तो ये कि जब भी आप जाएं तो मेक श्योर करें कि आपके बालों के गिरने की वजह डॉक्टर आपको बताए। क्योंकि आजकल इसको इतना कमर्शलाइज कर दिया गया हेयर ट्रांसप्लांट को कि वजह जाने बगैर हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाते हैं लोग। उससे पहले हम जिल्द की छोटी सी एक बायोप्सी लेके, जिल्द का एक छोटा सा टुकड़ा लेके जिसमें बाल भी मौजूद हो, और वह सिर्फ एक चुटकी भर होता है, उससे आप जिस तरह ब्लड टेस्ट कर सकते हैं इस तरह जिल्द का टेस्ट भी हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिसमें कि जिल्द में और किसी बीमारी की वजह से, जिस तरह फंगस अगर हो जाए उससे भी बाल गिर सकते हैं। अगर बहुत
अरसे तक फंगस रहे। बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं जिसको लाइकन प्लानस बोलते हैं, या आपने देखा होगा कुछ लोगों के बाल कभी दोबारा निकलते ही नहीं हैं, या जो है आपका एलोपेशिया एरियाटा जिसको हम बालचर बोलते हैं, उसके लिए कतन ज़रूरत नहीं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करें। उसमें लगाने वाली दवाइयाँ, सही, इंजेक्शन, और काफ़ी दफ़ा कुछ खाने वाली दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जिससे सारे बाल वापस आ जाते हैं। तो ऐसे बालों के लिए कतन ज़रूरत नहीं है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। अब अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट, आपको मेल पैटर्न बॉल्डनेस या मर्दों में जिस तरह बाल झड़ते हैं, उसके लिए अगर करवाना ही पड़ गया है तो फिर बजाय इसके कि आप विग लगाएं, आप हेयर ट्रांसप्लांट का इंतखाब करेंगे। चूँकि विग में जैसे आपने बताया काफ़ी दफ़ा जहाँ पे विग लगाते हैं वहाँ पे पसीना आता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्मेल आने लग जाती है जब आप उसको उतारते हैं। जिस टेप से आप चिपकाते हैं उससे आपको शदीद एलर्जी हो सकती है, और काफ़ी दफ़ा वहाँ पे बालों के बार बार विग लगाने से बाल उगना भी कम हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो प्रेशर पड़ता है विग का, वहाँ से भी बाल काफ़ी दफ़ा नहीं उगते, वहाँ पे फॉलिकुलाइटिस हो सकता है। आजकल ट्रेंड बना हुआ है ना कि अगर आप ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं जा रहे हैं तो आप जो है ना वो पैचेस या विग लगाना शुरू कर दें तो आप फौरी तौर पर जवान हो जाएंगे, फौरी तौर पे आपकी लुक अच्छी होना शुरू हो जाती है ना। लेकिन काफ़ी दफ़ा वो आर्टिफिशियल लगता है। हाँ। चूँकि एज अप्रोप्रिएट थोड़ा सा गंजा होना जो कि एज के मुताबिक हो, वो काफ़ी दफ़ा आपको ज़्यादा ग्रेसफुल दिखाई देता है। लेकिन ये बताइए कि जो लगा रहे होते हैं कॉन्टीन्यूसली, जिन्होंने लगा के रखी हुई होती है विग या फिर पैचेस, उनकी स्किन के लिए या उनकी जो स्कैल्प है वो उसके लिए डेंजरस भी हो सकती है जी क्या? मैंने जैसे आपको बताया कि एक तो वहाँ पे एलर्जी हो सकती है उस केमिकल से, उस स्टिकी जो आपका ग्लू है जिससे आप लगाते हैं, जोड़ते हैं, उससे काफ़ी दफ़ा एलर्जी हो जाती है बड़ी शदीद। दूसरा, जब आप हर वक्त उसको बंद रखेंगे, हवा नहीं लगेगी और वहाँ पे बहुत सारा पसीना आएगा और वहाँ पे ऑयल होगा थोड़ा, तो वहाँ से काफ़ी दफ़ा बड़ी शदीद किस्म की स्मेल आने लग जाती है। लोगों को फॉलिकुलाइटिस हो जाता है, वहाँ पे जो हेयर फॉलिकल की इन्फेक्शन होने लग जाती है। तो उसकी बजाय लोगों का, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जितना सस्ता हेयर ट्रांसप्लांट दुनिया में कहीं और नहीं होता। अच्छा। और दुनिया में टर्की लोग जाते हैं, किसी और जगह पे जाते हैं जी। और हमारे यहाँ जो हेयर ट्रांसप्लांट, मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि यहाँ का जो एवरेज हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है वो टर्की के एवरेज हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। हाँ, और हमारे यहाँ बहुत सस्ता हेयर ट्रांसप्लांट होता है, इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट ना करना और उसकी बजाय विग लगाना मेरे ख्याल में बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट जो सुनाई देने को तो लगता है सर्जरी है, लेकिन ये इतनी बारीक सर्जरी है कि हमने एक एक बाल को निकालना है, ना आपको बेहोश करना है, उस जगह को सुन कर लेते हैं। लोगों के चंद बड़े क्वेश्चन आजकल होते हैं कि जी मैंने सुना था कि कहीं फेस पे स्वेलिंग हो जाती है या बहुत बड़ी कोई पट्टी लगानी पड़ती है। ना बहुत बड़ी पट्टी लगानी पड़ती है, ना स्वेलिंग होती है। आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक है इसमें तो हम बाल छोटे भी नहीं करते। अच्छा। लंबे बालों की जो पेवंदकारी हो सकती है, जो लेटेस्ट तरीक़ाकार है, वही चीज़ जो मैं अपने हाथों से 10 से 15 हज़ार डॉलर में करता था अमेरिका में, यहाँ पे हम चंद लाख रुपए में वही काम करने को तैयार होते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे लोगों की अफोर्डेबिलिटी कम है, प्लस हमें जब टेक्नीशियन जो हमारे साथ काम करते हैं वो बहुत कंपैरेटिवली टू द यूएस बहुत सस्ते होते हैं। तो यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट जो जितना अच्छा हो रहा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक ऑप्शन है जो लोग अंडर यूटिलाइज़ करते हैं पाकिस्तान में। साथ ही साथ जो दवाइयाँ हैं, कुछ बाल तो आपने लगा लिए, लेकिन उन बालों को अब हमने ग्रो भी करना है। जिस तरह आपने पौधा तो लगा लिया, उसको आपने पानी भी देना है, उसको धूप में भी रखना है। इसी तरह बालों की ग्रोथ के नशोनुमा के लिए काफ़ी दफ़ा हमें बाद में भी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो मेक श्योर करें, ओरल भी और लगाने वाली भी। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बार बार ये बताता हूँ कि सस्ती तरीन और बेहतरीन दवाइयाँ मौजूद हैं, तो इसको अंडर एस्टिमेट ना करें पाकिस्तान को अपने, और यहाँ पे प्रॉपर इलाज कराएं तो ये बहुत अच्छा। मतलब ये सिर्फ ट्रांसप्लांट के लिए होती हैं ओरल और लगाने के लिए दवाइयाँ ही हैं? अगर यूजुअली किसी के बाल गिर रहे हैं या हल्के हल्के गिरना शुरू हो गए तो वो तब भी ले सकते हैं? उसी वक्त जो है सबसे पहला स्टेप ही होना चाहिए कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की नौबत ही ना आए। सही। जब आपके बाल गिरने लगें अपने डॉक्टर के पास जाएं। अब जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो स्किन हेयर एंड नेल स्पेशलिस्ट का नाम डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, डायरेक्ट किसी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक पे ना जाएं, ताकि आपको ये पता चले कि क्या जल्द की कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो आपके बाल गिरा रही है। उसकी मिसाल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर किसी का थायराइड ग्लैंड में ख़राबी हो तो सबसे पहला सिम्टम उसका हेयर का गिरना भी हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एनीमिया है, आपका पहला सिम्टम जो है बालों का गिरना हो सकता है। जब आपका आयरन कम होने लगता है तो पहले अल्लाह मियाँ प्रोटेक्ट करते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स को, तो आपकी पहले आपका एनीमिया नहीं होता बल्कि बाल गिरने लग जाते हैं। अगर आपको अंदरूनी तौर पे कोई मसला है,
बच्चे की पैदाइश के बाद अगर किसी को टाइफाइड हुआ, डेंगू हो गया, तो उसके बाद अक्सर बाल गिर जाते हैं, जिसको टीलोजन अफ्लूवियम कहते हैं। बाल एकदम से शॉक में चले जाते हैं। अच्छा। उसको हम शॉक लॉस बोलते हैं। तो शॉक में लॉस हो जाता है बालों का और सारे के सारे बाल जो हैं वापस आ जाते हैं। इसी तरह अगर कोई अंदरूनी आपका कोई हार्मोन्स का इशू है, ख़ासतौर पे फीमेल्स में, तो बालों का गिरना जो है वो सबसे पहली अलामत होती है जिससे हमें पता चलता है। तो इस तरह बालों का गिरने की सिर्फ एक वजह नहीं, और जो आपका बालचर है ख़ासतौर पे, उसके लिए आजकल बड़ी ज़बरदस्त दवाइयाँ मौजूद हैं। अच्छा। जो आपके लोगों के बाल एक छोटे छोटे दायरे में गिर जाते हैं, वो दायरे में गिर जाते हैं, और काफ़ी तो उससे पूरे बाल भी झड़ जाते हैं। तो उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट की कतन ज़रूरत नहीं है, जितनी मैंने ये कोई 8-10 वजूहत आपको बताई हैं, इनमें कोई हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। कहा जाता है ना कि जहाँ पे बालचर होता है उस पे दोबारा बाल नहीं आते हैं, उतने हिस्से पे दोबारा बाल नहीं आते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं। अच्छा। आजकल तो बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं और बहुत अरसे से अवेलेबल हैं, लेकिन अब और भी हमारे पास अवेलेबल हो गई हैं दवाइयाँ, तो उससे बाल तकरीबन 100% ही वापस आने का चांस होता है बाल तो ये क्या बड़ी महंगी होंगी फिर? बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया कि पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में से है जहाँ पे दवाइयाँ बहुत ही, देखिए मुझे 20 साल हो गए हैं वापस आए हुए पाकिस्तान, और 15 साल मैं अमेरिका में रहा हूँ। जितनी मैंने यहाँ पे जब से मैं आया हूँ, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, अपने बहन भाइयों के लिए कभी भी बाहर से कोई दवाई मंगाई हो। तो ये मेरा फेथ है अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे। दुनिया में इतनी सस्ती और इतनी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ इतनी जल्दी नहीं मिलती। डॉक्टर से पहले प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ती है। यहाँ पे डॉक्टर से आप प्रिस्क्रिप्शन दिए बगैर भी दवाई ले सकते हैं, वो तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन कम से कम अवेलेबिलिटी तो है ना। हाँ, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयाँ नहीं हैं, बिल्कुल भी महंगी दवाइयाँ नहीं हैं।